So question number 25th. A plate oscillates with a time period t. Suddenly another plate is put on the first plate, then the time period will be the same. Q time period is equal to 2 pi under root of L by G. So time period is independent of mass. Is independent of mass, right? इसलिए will be the same. एक प्लेट ऑसिलेट हो रहा है विद टाइम पीरियड टी, दूसरा प्लेट उसके ऊपर डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क कब पड़ेगा जब आप लेंथ चेंज करते हो. So here only extra mass is being added. That is why there will be no change in the time period. Hence it will be the same. और ये 2002 का क्वेश्चन है. It is very simple. 26th. A particle executes simple harmonic motion between x equal to minus a and x equal to plus a. The time taken for it to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2. Then देखो the time taken for it to go from 0 to a by 2, इसका मतलब बता दिया that the particle is starting its motion from the mean position. मतलब x equal to a sin of omega t ये यूज करना है. For case 1 में from 0 to a by 2 मतलब x equal to a by 2 आ गया, तो मैं लिखूंगा a by 2 is equal to a sin of omega t और omega t की जगह पे t1. सिंपल है क्योंकि t इक्वल टू t1 है यहाँ पे. करेक्ट. Therefore what I will get is half equal to sin omega t1. साइन की वैल्यू हाफ कब आती है 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 पे. Therefore pi by 6 is equal to omega t1. राइट. ओके, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ऐसा करना एक स्टेप बढ़ा लेना. साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t1. फिर लिखना पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा t1. देयरफॉर t1 इज इक्वल टू पाई बाय 6 ओमेगा. राइट. गुड. t1 मिल गया हमें. t1 और t2 को रिलेशन पूछा है. अब जब मैं बात t2 की करता हूं तो केस 2 फ्रॉम मुझे लेना चाहिए था a by 2 टू a. करेक्ट. बट मैं लेता हूं फ्रॉम मीन टू डायरेक्टली a. मैंने को ऑलरेडी बताया ये चीज कि क्या होता है अगर मैं ऐसा देख रहा हूं कि पहला केस 0 से a by 2 तक का है, ये केस 1 है, और केस 2 a by 2 से a तक का है. करेक्ट. ये केस नंबर 2 है. मैं सेकेंड केस को सॉल्व नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमको पता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी तब यूज करोगे जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, और x इक्वल टू a cos ओमेगा टी तब यूज करोगे जब पार्टिकल मीन से सॉरी एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा. दैट्स व्हाई. So when the particle starts from mean position, x equal to a sin omega t can be used, and when it is starting from extreme position, a cos omega t can be used. But जब particle in between है, इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं? कॉम्प्लिकेटेड होता है. क्यों? क्योंकि फिर हाफ एम्पलीट्यूड पे फेज एंगल कितना है वो देखना पड़ेगा. इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दिस. हम लोग बोल देते हैं कि सेकेंड केस को हम ऐसा लिखेंगे दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज गोइंग टू राइट एक्सट्रीम, मतलब पूरा एम्पलीट्यूड कवर कर लिया. राइट. ओके. तो इस केस में आपको मिलेगा x इक्वल टू a और t विल बी t1 प्लस t2. क्यों t1 प्लस t2? 0 से a by 2 तक t1, उसके बाद a by 2 से a तक t2. तो टाइम विल बी t1 प्लस t2. Therefore you will write a is equal to a sine of omega t1 plus t2.
तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन ओमेगा T1 प्लस T2। साइन की वैल्यू 1 कब आती है, यू शुड नो दिस, पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओमेगा रह गया, ओमेगा लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ओमेगा लिख दूंगा मैं। तो आई विल राइट डाउन लाइक दिस, दैट इज बेटर थिंग। ये ओमेगा आ गया, तो आई विल राइट डाउन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। Therefore, T2 is equal to pi by 2 omega minus T1. Therefore, T2 is equal to, what is T2 is equal to? वैसे हो गया सॉल्व। क्यों सॉल्व हो गया ये? क्योंकि हम लोग T2 इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा माइनस T1 कर रहे हैं, माइनस T1 कर रहे हैं, राइट? सो दिस टेल्स यू दैट T1 इज लेस देन T2, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट? तो सिंपल, दिस इज सिंपल। अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है ऐसा, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड जस्ट सॉल्व इट। T1 की वैल्यू डाल दो, वहां पर T1 की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 ओमेगा है। 6 माइनस 2 इज 4 बाई 12, मतलब पाई बाय 3 ओमेगा आ जाएगा ये। तो पाई बाय 3 ओमेगा बड़ा या फिर पाई बाय 6 ओमेगा बड़ा है, यू शुड नो दिस। पाई बाय 3, 1 by 3 is 0.33, 1 by 6 is half of that. तो ऑफ कोर्स T2 is greater than T1, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमने पहला केस देखा फॉर 0 to a by 2, टाइम वॉज T1, और 0 to a by 2 मतलब x इक्वल टू a by 2। हमने यूजिंग दैट T1 फाइंड कर लिया। दूसरे केस में व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने x इक्वल टू a लिखा है, क्योंकि 0 से a तक कंसिडर कर रहा हूं मैं, a by 2 से a तक नहीं ले रहा हूं, सीधा मीन से a तक ले लिया टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर। तो टाइम कितना लगेगा, 0 से a by 2 तक T1, a by 2 से a तक T2। तो सॉल्व कर लो, देन यू गेट T2 इक्वल टू पाई बाय 3 ओमेगा, एंड पाई बाय 3 ओमेगा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पाई बाय 6 ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 2001 का क्वेश्चन है ये। देन क्वेश्चन नंबर 28, a hollow sphere is filled with water through a small hole in it. It is hung by a long thread and made to oscillate. As it as the water slowly falls out of the hole at the bottom, the period of oscillation will, देखो क्या है, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, उसमें एक होल करके हमने पानी भर दिया, फिर हमने उसको हैंग कर दिया लॉन्ग थ्रेड से, and now we are making it oscillate. So we are making it oscillate, correct, right? As the water slowly falls out of the hole at the bottom, यहाँ से water धीरे धीरे बाहर निकलेगा, right? The period of oscillation will, how, what you can say about this, what will happen in this case is, okay, so what is going to happen in this case is, you need to understand this from the point of view of center of mass. जब जस्ट हॉलो था, तो सेंटर ऑफ मास लेट अस से समवेयर ओवर हियर एट द सेंटर ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, क्योंकि रिंग का सेंटर या फिर हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। व्हेन यू फिल इट विद वाटर, जब आप इसको पानी से भरोगे, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, फिल्ड विथ वाटर।
राइट, करेक्ट। और हमेशा लेंथ हम लोग मेजर करते हैं सेंटर ऑफ मास से, करेक्ट। तो जो नया केस है उस केस में लेंथ विल बी एल प्लस डेल्टा एल, मतलब जब फिल्ड विथ वाटर। अब जब पानी उसमें से वापस बाहर निकलने लगा तो वापस से सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, मतलब लेंथ वापस से डिक्रीज होने लगेगा और एक स्टेज के बाद वापस से वो एम्प्टी हो जाएगा। What we know is time period is proportional to under root of L, करेक्ट। जब हॉलो स्फीयर था तो लेंथ कम था, फिर हमने पानी भर दिया तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ गया, क्योंकि हम लोग लेंथ हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक मेजर करते हैं। तो पहले लेंथ L था पहले केस में, फिर दूसरे केस में लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गया, राइट। और वापस से जब पानी कम होने लगा तो वापस से एक स्टेज के बाद जब वापस एम्प्टी हो जाएगा, राइट, तो वापस से सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो केस 1 टू केस 2 यहाँ पे T विल इंक्रीज क्योंकि लेंथ has increased because center of mass has shifted downwards, and from case 2 to case 3 time period will decrease because again the sphere is becoming hollow. So first increase and then decrease to original volume value. So this is very good question, concept से related question है ये। Okay, good. 29th, a mass m attached to a horizontal spring executes simple harmonic motion with an amplitude a1. A mass m attached to a horizontal spring execute SHM with amplitude A1. When the mass m passes through its mean position, then a smaller mass m is placed over it and both of them move together with amplitude A2. Then the ratio of A1 is to A2 is, ऐसा है, horizontal spring है, okay, it is executing simple harmonic motion with some amplitude. मैं मान लेता हूँ ये मेन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है लेटर से A1। फिर जब ये मीन पे आया तो उस पर एक एक्स्ट्रा मास स्मॉल m बिठा दिया, राइट। देन इट विल वाइब्रेट विथ लेट अस से some amplitude between these 2 points. This is A2. So what is the ratio of A1 is to A2? Right. Okay. So how do you find this? तो आपको ये पता होना चाहिए in such questions you cannot take this as a simple pendulum. Simple pendulum में time period is just root of L by G. ऐसे केसेस में आप लोग नहीं कर सकते हो, ओके। हमको क्या पता है, और उन्होंने क्या बोला है, when the mass m passes through its mean position, मीन पोजीशन पे हमने छोटा मास रखा है उसके ऊपर। एनीवेज ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मीन पोजीशन पे होता है ऑब्जेक्ट तो नेट फोर्स जीरो होता है, आपको पता है। एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज जीरो, हमेशा। ऑब्जेक्ट जब मीन पे आ गया तो नेट फोर्स इज जीरो, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मतलब कितना था, m इंटू लेटस से v1, जो पहले जस्ट कैपिटल M मास छोटा m रखा नहीं है,
तो लीनियर मोमेंटम कितना था, m इंटू वी, तो v1 बोल दिया। करेक्ट। अब जब छोटा मास भी रख दिया उसके ऊपर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू वी टू, है ना। अभी बड़े के ऊपर छोटा मास रख दिया, m प्लस एम वी टू, ये फाइनल हो गया। करेक्ट। then you should know how to find out what is velocity. How do you find out velocity? That is important here. कैसे करोगे? Therefore I can write down m is equal to, if you remember, हम लोग मेन पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए ओमेगा, है ना। मेन पोजीशन पे ए ओमेगा होता है कि नहीं, तो ए वन ओमेगा वन इक्वल टू एम प्लस एम ए टू ओमेगा टू, सिंस एट mean position you have v is equal to a omega। नहीं याद होगा तो याद होगा, ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट मीन एक्स इक्वल टू 0, तो ए ओमेगा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, करेक्ट। देयरफॉर m a1, व्हाट इज ओमेगा 1, रूट ऑफ k बाय n, अंडर रूट ऑफ k बाय n। और पहले केस में मास क्या था, सिर्फ m था, और स्प्रिंग कांस्टेंट k तो चेंज नहीं होने वाला, स्प्रिंग तो सेम है ना, तो k1 मत लिखना है यहाँ पे, स्प्रिंग इज सेम, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, सम स्टूडेंट्स डू दैट, वो कर देते हैं ऐसा, स्प्रिंग कांस्टेंट को भी चेंज कर देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हमको नहीं करना होता, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। जस्ट अ मिनट, आई नीड सम स्पेस, सो लेट मी मेक सम स्पेस। Right, so always remember this thing, that you need to write it this way, equal to, दूसरे केस में क्या है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m a2 अंडर रूट ऑफ, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम अपॉन मास इज m प्लस m। राइट, गुड। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था रेशो a1 is to a2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m inside root अपॉन कैपिटल M here अंडर रूट ऑफ k by m। राइट, तो ये आ जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये m प्लस m को मैं स्क्वायर करके अंदर ले जा सकता हूँ, तो m प्लस m का स्क्वायर k अपॉन m प्लस m, ये पूरा अंडर रूट है, इसलिए दिस इज ऑल completely inside root। Okay, you need to understand this, so I'm putting this whole inside root like this, upon denominator में m स्क्वायर k by m अंडर रूट, ये एक स्क्वायर ये गया, ये एक स्क्वायर ये गया, ये k और ये k भी गया, तो आपको मिल जाएगा a1 by a2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m प्लस m अपॉन कैपिटल M। है क्या ऐसा, अंडर रूट ऑफ m प्लस m अपॉन कैपिटल M, ऑप्शन नंबर डी। राइट, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। सिर्फ आपको यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करना है, दैट्स इट। व्हाई, बिकॉज एट मीन पोजीशन बोला इसके लिए, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए तो मीन पे है।
राइट, इसलिए तो मीन पे है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट मीन पोजीशन। जब भी नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। एंड देन जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। पहले केस में मोमेंटम क्या आएगा, m इंटू वी वन, क्योंकि स्पीड वी वन था। दूसरे केस में क्या होगा, m प्लस एम वी टू, स्पीड वी टू था, और टोटल मास m प्लस एम हो गया। करेक्ट। देन व्हाट वी हैव डन इज सिंपल, m1 a1 omega 1 because v1 is a1 omega 1 and v2 is a2 omega 2। सिंप्लीफाई करते गए, सॉल्व करते गए। ओमेगा इज रूट ऑफ k बाई m, तो ओमेगा 1 इज रूट ऑफ k बाई m, ओमेगा 2 इज रूट ऑफ k बाई m प्लस m। जस्ट सॉल्विंग इट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block B is attached to two unstretched springs S1 and S2। Unstretched springs मतलब block B is at equilibrium position initially with spring constants K and 4K। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K है respectively। The other ends are attached to identical supports। identical supports मतलब आपको पता होना चाहिए that you can treat them as parallel combination because parallel में दोनों ends जो होते हैं वो कॉमन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एंड तो ब्लॉक को अटैच्ड है, दूसरा एंड भी आइडेंटिकल सपोर्ट्स को लगाया हुआ है, मतलब दिस बिकम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। M2 नॉट अटैच टू द वॉल, ये जो दो आइडेंटिकल सपोर्ट है ये वॉल को अटैच नहीं है, मतलब दे कैन मूव एक्चुअली। ओके, द स्प्रिंग्स एंड सपोर्ट्स हैव नेग्लिजिबल मास, मतलब M1 M2 का मास नहीं है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। द ब्लॉक B is displaced towards wall 1 by a small distance x as shown in this figure and released। उसको लाया और छोड़ दिया। The block returns and moves to a maximum distance y towards wall 2। Okay, okay। Displacement x and y are measured with respect to equilibrium position of the block B। The ratio of y by x is, मतलब जब मैंने इसको रिलीज किया होगा, मैं और एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी में मॉडिफाई कर लेता हूँ इसको। जब हमने इसको रिलीज कर दिया, जब हमने इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद ये ऑसिलेट होगा और वो ऑसिलेट होकर ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y, बोला है ना, व्हाट इज y, द ब्लॉक रिटर्न्स एंड मूव्स मैक्सिमम डिस्टेंस y टुवर्ड्स वॉल 2। गुड। रेशियो ऑफ y by x is, बाय द वे दिस क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे, यू हैव टू अप्लाई conservation of energy, conservation of energy, right। so you have to know किसका conservation of energy, you have to think of it। so I want you to think about this question and then I will help you solving this out। देखो बहुत सिंपल सी चीज है इसमें। बात ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि ब्लॉक एक ही है, द ब्लॉक विच इज ऑसिलेटिंग इज द सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट। तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, ब्लॉक सेम है। तो जब एक काम करता हूं मैं, ये मेन पोजीशन ड्रॉ कर देता हूं, ये है ब्लॉक केस 1 में, फिर ये है ब्लॉक यहाँ पे केस 2 में, ये डिस्प्लेसमेंट है x, फिर ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा केस 3 में, डिस्प्लेसमेंट है y। तो
एक बार आपने उसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्रू डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी थ्रू डिस्प्लेसमेंट y, क्योंकि ब्लॉक सेम है, जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है वो सेम है। तो उसको आप x से डिस्प्लेस करो या y से डिस्प्लेस करो, दूसरी साइड में पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, बिकॉज इक्वल आएगा वो। क्यों आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड पे इक्वल है और कैंसल आउट हो गई। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हम लोग एक्स सी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब जब ब्लॉक ही एक है तो किसको इक्वेट करोगे ना, एक ही बॉडी है वो मूव हो रही है, किसको इक्वेट करोगे? दिस बॉडी इक्वल टू दिस बॉडी करते हैं कभी हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इन केस वन केस टू। काइनेटिक काइनेटिक तो कैंसल ही कैंसल, मतलब सिंस बॉडी ही सेम है तो किसको किसको इक्वेट करोगे फिर? पोटेंशियल इक्वेट क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, एक में x है एक में y है। गुड। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय द वे? हाफ k x स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, अब x डिस्प्लेसमेंट था टुवर्ड्स राइट जब स्प्रिंग कांस्टेंट था k, इसलिए k लिखा, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जब y डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब दूसरी साइड भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब S2 स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं लिखता हूँ k ऑफ S1 स्प्रिंग हाफ k ऑफ S2 स्प्रिंग y स्क्वायर, ये समझेगा आप। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट डाउन इज हाफ हाफ कैंसिल कर दिया, k ऑफ S1 स्प्रिंग, पहले S1 स्प्रिंग का k स्प्रिंग कांस्टेंट इज k x स्क्वायर, और S2 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k बोला है हमको, तो 4k y स्क्वायर, ये k और ये k भी कैंसिल हो गया। हमको रेशियो पूछा है y बाई एक्स, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो y बाई एक्स इक्वल टू 1/2। ऐसा ऑप्शन तो होना ही चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर सी। सो वी हैव मेड इट वेरी सिंपल, हमने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया है। हमने बोला कि ब्लॉक सेम है तो वेलोसिटी तो सेम बॉडी का तो वही रहने वाला है, मतलब एक साइड पे अगर x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ दूसरे पे y पे डिस्प्लेस हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x1 ऑन वन साइड एंड ऑन y ऑन द अदर साइड दे शुड बी इक्वल। लेकिन ऑन द वन साइड स्प्रिंग वाज s1, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो k s1 लिखा, ऑन द अदर साइड स्प्रिंग इज s2 तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k s2 लिखना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा। आ गया आपका y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब y बाय x इक्वल टू 1/2। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। A mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little then released so that the mass executes SHM of time period t. If the mass is increased by small m, the time period becomes 5t by 3. Then the ratio of small m to capital M is, again easy है, time period for spring, देखो मैं बोल रहा हूँ पेंडुलम नहीं है ये स्प्रिंग है, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। स्प्रिंग सेम था, यस, राइट, हमने स्प्रिंग चेंज नहीं किया, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m। मतलब ये एक्चुअली हमने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है बट क्योंकि ये वापस आया है तो मैं लेने वाला हूँ। मतलब ये कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। मतलब ये कि हमने दूसरे केस में मास इंक्रीज किया है, पहले मास कैपिटल M था फिर हमने छोटा स्मॉल m ऐड कर दिया और पहले केस में सिर्फ कैपिटल M रहने वाला है। तो T2 बाई T1, अभी T2 हमको पता है 5t/3 हो गया उन्होंने बोला है, और T1 तो T था, T कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ऑफ m बाई m इज 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 25/9 equal to 1 plus small m by capital M. Therefore, small m by capital M is nothing but 25/9 minus 1.
Therefore, small m by capital M is nothing but 16 by 9, right? तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चन. तो ये भी इजी था, इजी क्वेश्चन है, राइट? गुड. देन बहुत सिंपल केस था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. A mass capital M shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. The amplitude of the point P is. तो सबसे पहले mass M oscillates, right? Okay, with amplitude A. और यहाँ पे ये P point लिया है. तो what is the amplitude of point P? देखो क्या है कि जब मैं इस मास को शिफ्ट करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, तो स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों के दोनों में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, है ना? दोनों के दोनों में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. करेक्ट. तो लेट द एक्सटेंशंस in both the springs or in springs are x1 and x2. दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है. गुड. राइट. देन व्हाट वी कैन राइट इज, आपको पता है ये दोनों स्प्रिंग जब ऑसिलेट होंगे तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होगा क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग सेम मास को अटैच्ड है. बट सिंस the springs are attached to the same mass, springs are attached to the same mass, capital M. Therefore what you can write is k1 x1 equal to k2 x2. क्यों? रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम. हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा ना. सो रिस्टोरिंग फोर्स, सिंस restoring force F1 and F2 on both springs must be same. रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग फोर्स कौन डिसाइड करता है? डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करता है. आपको याद होगा स्प्रिंग के लिए हमने लिखा था F इज प्रोपोर्शनल टू x, फिर F इक्वल टू kx विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो ये वहां से आता है, राइट? तो मैं लिख दूंगा एक्चुअली F1 इक्वल टू F2, दैट इज वाई k1 x1 इक्वल टू k2 x2. और एक चीज है, ये जो मास m ऑसिलेट होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा x1 प्लस x2. दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. सिंपल है ना? देखो कैसे सिंपल है. मान लेते हैं कि स्प्रिंग 1 में इतना x1 एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग 2 में इतना x2 एक्सटेंशन हुआ, बराबर? करेक्ट. तो x1 और x2 जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वही तो एम्पलीट्यूड देगा ना. नहीं तो रेस्ट पे जब था तो ओरिजिनल लेंथ L1 है ही स्प्रिंग का और इसका L2 लेंथ है ही, और रेस्ट पे है. जब मैंने स्ट्रेच किया तो L1 प्लस x1 हुआ और L2 प्लस x2 हुआ. तो एम्पलीट्यूड कौन प्रोवाइड कर रहा है? L1 L2 कर रहा है कि x1 x2 कर रहा है? x1 x2 कर रहा है एम्पलीट्यूड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो you should know this, that since extension is responsible for simple harmonic motion, hence x1 plus x2 will
be equal to amplitude of the motion, right? Therefore what I can write down from here is x2, मतलब extension produced in the second spring is k1 by k2 times of x1, right? ओके अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये x2 में डाल दूंगा यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं, फ्रॉम हियर I will write down x2 is equal to k1 by k2 times of x1, call it as equation number 1, and right, and I'll call it as equation number 2. तो ये जो x1 है मेरे पास, सॉरी जो मेरे पास इक्वेशन 1 है जहाँ पे मुझे x2 की वैल्यू मिली है, I will substitute that in equation number 2 and I will write from equation 1 and 2 x1 plus x2 is k1 by k2 times of x1 equal to a. I will just take out x1 common, 1 plus k1 by k2 equal to a. याद रखना हमको एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P पूछा है, राइट? मतलब हमको बेसिकली सिर्फ एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछिए, नथिंग एल्स, ओके? डजंट मैटर, वी जस्ट हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज एम्पलीट्यूड. तो जितने एम्पलीट्यूड से ये बॉडी ऑसिलेट होगी उतने ही एम्पलीट्यूड से पॉइंट P ऑसिलेट होगा. मतलब इन शॉर्ट आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m पूछा था, घुमा फिरा के. हो गया सॉल्व, डन. व्हाट इज दिस, यू नो, राइट? सो लेट मी चेंज माय वर्डिंग्स ओवर हियर. मेरा वर्ड चेंज करता हूँ, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने लास्ट इक्वेशन में. व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P? पॉइंट P x1 फर्स्ट स्प्रिंग के बाद है, मतलब पॉइंट P का एम्पलीट्यूड है x1, तो हमको x1 पूछा है, ओके? सो x1 इज इक्वल टू k2 प्लस k1 अपॉन k2 इक्वल टू a. तो x1 इज इक्वल टू a k2 अपॉन k1 प्लस k2 है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर बी में. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. देखो ऐसा है, हमारे पास एक मास था, दो स्प्रिंग को लगाया है, दो स्प्रिंग के जो बीच का पॉइंट है उस पॉइंट को P बोला है, वो प्रिंट नहीं हुआ था क्वेश्चन में, राइट? अब ये जो मास m है, if it is displaced it will perform simple halving motion with amplitude a, capital A. जो P पॉइंट है वो भी ऑसिलेट होगा, है ना? तो P पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, लेकिन P पॉइंट कहाँ पे है? स्प्रिंग 1 के बाद. मतलब जो एक्सटेंशन स्प्रिंग 1 में प्रोड्यूस हुआ, जो मैंने ड्रॉ किया था, लेट मी पुट इट अगेन. ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ x1 इन स्प्रिंग 1, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, मतलब एम्पलीट्यूड. तो आपको x1 फाइंड करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छे से समझ लो, पॉइंट P कहाँ पे है? स्प्रिंग 1 के बाद. नॉर्मली क्या होता है, स्प्रिंग होती है, फिर मास होता है, फिर मास को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, राइट? मतलब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट इन द ब्लैक आई एम शोइंग नाउ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, चलेगा, राइट? तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज एम्पलीट्यूड, करेक्ट, राइट? गुड. मास m के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? ये है यहाँ पे, कैपिटल A. गुड, राइट. पॉइंट P का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1. तो क्या फाइंड करना है? x1 फाइंड करना है. तो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट x1. जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ से हटाने दो, वी डोंट नीड दिस, राइट? तो x1 फाइंड करना है. अब जब कैपिटल M मास डिस्प्लेस हुआ था, तो रिस्टोरिंग फोर्स किसने प्रोवाइड किया? सिर्फ स्प्रिंग 1 ने, कि सिर्फ स्प्रिंग 2 ने, कि दोनों ने? दोनों ने. तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना, देखो स्प्रिंग 1 भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए, स्प्रिंग 2 भी.
मतलब F1 और F2 शुड बी इक्वल टू K1 X1 इक्वल टू K2 X2। तो X2 मिल गया K1 बाई K2 इंटू X1। बट मास M का एम्पलीट्यूड तो स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दोनों के एक्सटेंशन से आ रहा है। स्प्रिंग 1 भी लेंथ बढ़ा, स्प्रिंग 2 का भी लेंथ बढ़ा, उससे आ रहा है। तो X1 प्लस X2 इक्वल टू A। X2 हमने ऑलरेडी करके रखा है, K1 बाई K2 इक्वल टू X इंटू X1। सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर लिया, हमको मिल गया X1 इज इक्वल टू A K2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट। डन, खत्म। So we'll stop here and continue in the next session.